Good morning, student. In this lecture, we will learn about the Hardy-Weinberg principle. So, what is Hardy-Weinberg principle? To understand this principle, first of all, we should know what are genes, what are alleles, where the alleles are present. Then only you can understand what are Hardy-Weinberg principle. अब जीन जो है सेल में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जैसे आपने किया है डीएनए किया है उसमें क्रोमेटिन किए हैं। क्रोमेटिन में आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या है, क्रोमोसोम है। वो जो क्रोमोसोमल फॉर्म है वो क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, जीन्स हैं। ठीक है, जीन जो हैं वो डिसाइड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। उनके जीन जो तय करते हैं। अब जो जीन है या क्रोमोसोम की जो आर्म्स है उसके ऊपर होते हैं एक जीन में दो अलील। इसको अगर फिनोटाइपिकली आपने समझना है तो कैसे है कि जैसे मेंडल्स लॉ में हमने किया था टॉलनेस। टॉलनेस को हमने कैसे डोनेट करते हैं, ये कैरेक्टर है ना इसका, जो पी प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट में किया था। टॉलनेस को डोनेट करते हैं हम कैपिटल टी कैपिटल टी। सो कैपिटल टी मीन्स टू alleles that are controlling by a gene, or capital T small t also, one is the dominant gene, other one is the recessive gene. So other one is the recessive one, the allele in genes, but the main characteristic of this hybrid is also the tallness. So किसी भी पॉपुलेशन में जो frequency of occurrence of genes, alleles of a gene or a locus, वो हम इस एक्सपेरिमेंट से या इस प्रिंसिपल से या इस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई रिपीट, किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में वो अलील जो है, जीन के अलील जो हैं, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस जो है वो देख सकते हैं विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ Hardy-Weinberg or the principle of Hardy-Weinberg or the law of Hardy-Weinberg. So the frequency is supposed to remain fixed. अगर तो frequency fixed है, even remain the same through generation. और ये जो frequency है क्या है, ये fixed रहती है और ये जैसे generations बढ़ती जाएंगी ये frequency जो है इसकी occurrence of allele of the gene जो है वो change नहीं होती। So अगर चेंज होती है फिर दैट विल आंसर, अगर चेंज होती तो क्या मतलब। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ने इसको अल्जेब्रिक इक्वेशन जो है उसको बायनोमियल या ए प्लस बी स्क्वायर को जैसे हम खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को इस फ्रीक्वेंसी के साथ उन्होंने मैच किया। उन्होंने कैसे कहा, उन्होंने कहा कि अलील फ्रीक्वेंसीज जो हैं पॉपुलेशन में वो स्टेबल हैं, कांस्टेंट है फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। जो जीन पूल है, जीन पूल मतलब सारे जीन्स एंड देयर अलील्स इन ए पॉपुलेशन रिमेन अ कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस। सो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है तो सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसीज 1। ठीक है, इसलिए सारी अलीलिक फ्रीक्वेंसीज का जो सम टोटल है वो क्या है, इक्वल टू 1 है। सो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज उसने कहा जो हम इंडिविजुअली फ्रीक्वेंसीज को हम कैसे डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि पी एंड क्यू जैसे है वो पी और क्यू अलील कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए एंड अलील कैपिटल ए, अलील स्मॉल ए। जैसे कैपिटल ए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है ना, ऐसे हमने एग्जांपल ली। फॉर एग्जांपल जो पी एंड क्यू है वो फ्रीक्वेंसी किसकी है, पी जो है कैपिटल ए की है, क्यू की है कौन से अलील की, स्मॉल ए की। जो फ्रीक्वेंसी होगी कैपिटल ए की इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन वो क्या होगी,
पी किसकी है, सिंगल ए की है, तो 2 ए यहाँ पे, तो इसका मतलब पे पी स्क्वायर होगी। तो दिस इज सिंपली स्टेटेड इन एन अदर वे, द प्रोबेबिलिटी दैट एन allele A with the frequency of P appears on both chromosomes of a diploid individual is simply the product of the probabilities, ठीक है, that is the P square. So सिमिलरली से जो स्मॉल ए अलील को कौन डोनेट करता है, क्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ए है, तो ये क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। और अगर हमारे पास अलील एक कैपिटल है और एक स्मॉल ए है, मतलब एक कैपिटल ए स्मॉल ए, तो फिर ये क्या होएगा, 2PQ, ठीक है, ये होएगा 2PQ। इन दे कोरिलेट दिस विद अ फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब कि जो अलील्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो क्या होएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1, मतलब दिस इज द इक्विलिब्रियम। सो दिस इज अ बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P प्लस Q, ठीक है। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, द डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज। हाँ, अब जो मैंने आपको बोला था कि मैं ये आंसर, अगर ये चेंज होता है, ठीक है, व्हेन फ्रीक्वेंसीज मेजर्ड डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, अगर वो इक्विलिब्रियम नहीं है, वो इक्वल टू 1 नहीं आता है, तो जो डिफरेंस है दैट मीन्स डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशनरी चेंज, यहाँ पे एवोल्यूशन हुई है और चेंजेस जो हैं आई हैं एवोल्यूशन की वजह से। सो डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम और चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन ए पॉपुलेशन देन इंटरप्रेटेड एज अ रिजल्ट इन रेवोल्यूशन, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुई है, एवोल्यूशन हुई है। जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है, इस प्रिंसिपल को 5 फैक्टर जो है वो फैक्ट करते हैं, जिनको हम जीन माइग्रेशन कहते हैं, या जीन फ्लो करते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, म्यूटेशन होती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो सकती है और नेचुरल माइग्रेशन भी हो सकती हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। सो आई विल समराइज दैट कि जो जीन्स हैं उनके अलील होते हैं, जैसे एक जीन जो है वो क्रोमोसोम पे पड़ा हुआ है, उसका एक पर्टिकुलर लोकस है, वो लोकस जो है या उसकी जो अलील्स है वो जनरेशन जैसे बढ़ती जाएंगी, टाइम बढ़ता जाएगा, वो चेंजेस नहीं होते, एक पॉपुलेशन के जो अलील है वो सेम जगह पे पड़े रहेंगे। लेकिन विद टाइम अगर इनमें कोई चेंजेस होती हैं, दैट मीन्स उस चेंजेस से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो हुई है इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। सो दिस इज़ द correlation of हार्डी-वेनबर्ग विद द प्रिंसिपल विद द बायनोमियल, उन्होंने किनके साथ किया था, बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल टू 1 जो है, इस इक्वेशन के साथ इन्होंने इनको कोरिलेट करके बताया। सो एनीथिंग नॉट क्लियर, प्लीज़ टॉक टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।